दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। सवाल आपके और जवाब हमारे इस सीरीज़ का आज ये दूसरा एपिसोड है और आज का सवाल सरकारी नौकरी पर आधारित है। यानी कोई व्यक्ति हमारे पास आकर अपनी कुंडली दिखाकर हमसे ये सवाल करे कि क्या उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, तो उसके इस सवाल का जवाब उसकी कुंडली को देखकर आसानी से बताया जा सकता है। आज की तारीख में हर युवा की एक ही चाहत रहती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। अधिकांश नवयुवकों का मुझसे एक ही सवाल रहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी में जहां एक और आकर्षक वेतन है, वहीं दूसरी ओर इसमें व्यक्ति का कैरियर पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में प्राइवेट नौकरी की तरह कोल्हू के बैल की तरह दिन रात काम भी नहीं करना पड़ता है। साल के 365 दिनों में से लगभग 200 दिनों से ज़्यादा की तो सरकारी छुट्टियां मिल जाती हैं। इसके अलावा रिटायर होने पर जीवन पर्यंत पेंशन व चिकित्सा का लाभ मिलता रहता है। इसलिए हर नौजवान की ख्वाहिश रहती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन क्या हर किसी को सरकारी नौकरी मिल पाती है? नहीं ना। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज हम इस एपिसोड में यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली को देखकर कैसे पता लगाएं कि उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। दोस्तों, एक राजा ही किसी को सरकारी नौकरी दे सकता है। राजा यानी सूर्य। जैसा कि सूर्य सभी ग्रहों के राजा भी हैं। सरकारी नौकरी भी दो तरह की होती है। पहली तरह की सरकारी नौकरी में चपरासी से लेकर बाबू यानी लो कैडर की नौकरी, और दूसरी तरह की सरकारी नौकरी में अधीनस्थ कर्मचारी, बड़े बाबू, टीचर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, डायरेक्टर, RS, IAS, IPS, चीफ इंजीनियर, कलेक्टर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, IGP और DGP स्तर के बड़े अधिकारी आते हैं। पहली तरह की नौकरी जिसमें चपरासी से लेकर छोटे बाबू तक आते हैं, इस तरह की नौकरी सेवक यानी सर्वेंट की श्रेणी में आती है। सेवक का प्रतिनिधित्व शनि ग्रह करते हैं। इस तरह की नौकरी के लिए कुंडली में शनि ग्रह को देखा जाता है। जबकि दूसरी तरह की सरकारी नौकरी जिसमें अधीनस्थ कार्मिक से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह करते हैं। और आज हम इस एपिसोड में इसी दूसरी तरह की सरकारी नौकरी की ही चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में ही बता दिया था कि सूर्य ही सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है, और चूंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा भी हैं और एक राजा ही किसी को नौकरी दे सकता है। सूर्य को सरकार भी कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत व शुभ है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। आइए हम कुछ बिंदुओं पर नज़र डालते हैं जो सरकारी नौकरी के योग को 100% पक्का करते हैं। नंबर 1, कुंडली का 10th हाउस यानी 10वां स्थान कर्म स्थान के साथ साथ नौकरी का भी होता है। यदि कुंडली के 10वें घर में सूर्य बैठा है तो 100% सरकारी नौकरी मिलना तय है, आपका लग्न व राशि कोई भी हो। नंबर 2, 3rd, 4th, 6th, 10th व 11th हाउस में बैठा सूर्य बलवान होता है। यदि इन 5 भावों में कहीं भी सूर्य शुभ स्थिति में है तो जातक को 101% सरकारी नौकरी मिलेगी, चाहे उसका लग्न व राशि कोई भी हो। नंबर 3, सूर्य को ग्रहों का राजा, मंगल को मंत्री या सेनापति तथा गुरु को सबसे शुभ व पवित्र ग्रह माना गया। यदि ये तीनों ग्रह कुंडली में केंद्र में बैठे हों तो उच्च पद की सरकारी नौकरी मिलना तय है। यदि यही तीनों ग्रह 10th हाउस में बैठे होंगे और पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होंगे तो ऐसा जातक किसी सरकारी महकमे में डायरेक्टर, RS, कलेक्टर या चीफ इंजीनियर जैसे बड़े पदों पर आसीन होगा। नंबर 4, यदि यही तीनों ग्रह कौन कौन से सूर्य, मंगल
व गुरु कुंडली में केंद्र में बैठे हों तथा तीनों ग्रह स्वग्रही या उच्च के होकर बैठे हों तथा पाप ग्रहों के प्रभाव में न हों तो ऐसा जातक 100% IAS या IPS बनता है। यदि यही स्थिति 10th हाउस में बन रही हो, साथ ही लग्नेश व भाग्येश अथवा लग्नेश व 11th हाउस के लॉर्ड में राशि परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसा जातक सरकार में चीफ सेक्रेटरी या IGP के पद को सुशोभित करता है। नंबर 5, छठे घर को नौकरी का घर भी कहते हैं। यदि छठे घर का मालिक सूर्य के साथ युति बना रहा हो तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी, और यदि यही युति केंद्र में बन रही हो तो 100% सरकारी नौकरी मिलेगी। जैसा कि छठा घर नौकरी का होता है और सूर्य सरकार, जब इन दोनों की युति होगी तो सरकारी नौकरी लगना तय है। नंबर 6, यदि 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली में मजबूत होकर शुभ स्थिति में बैठा है मगर उसके साथ सूर्य की युति नहीं है तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का किसी न किसी तरह संबंध होना जरूरी है। नंबर 7, मेष लग्न की कुंडली में 10th हाउस में मंगल बैठा होगा तो भी 100% सरकारी नौकरी मिलेगी। नंबर 8, जैसा कि कुंडली का 6th हाउस नौकरी का होता है, यदि 6th हाउस में सूर्य बैठा होगा तो 100% सरकारी नौकरी मिलेगी। नंबर 9, आपका लग्न व राशि कोई भी हो, अगर आपकी कुंडली में चारों केंद्रों में से सूर्य किसी भी स्थान पर मौजूद है तो आपको सरकारी नौकरी मिलना तय है। नंबर 10, यदि सूर्य कुंडली के 11th हाउस में बैठा होगा तो ऐसे जातक को सरकारी महकमे में मलाईदार पोस्ट वाली नौकरी मिलेगी, क्योंकि छठे घर से छठा घर 11th हाउस होता है और छठा घर नौकरी का होता है जबकि 11th हाउस इनकम का होता है। नंबर 11, कुंडली के 10th हाउस में सूर्य स्वग्रही या उच्च का या फिर मित्र ग्रह की राशि में बैठा हो तथा मंगल केंद्र में उच्च के होकर बैठे हों या मजबूत स्थिति में हो और वहीं गुरु की स्थिति भी कुंडली में शुभ व बलवान हो तो ऐसा जातक सरकार में सबसे बड़े ओहदे पर बैठा होता है। ऐसा जातक चीफ सेक्रेटरी, IGP या DGP के पद तक पहुंचता है। नंबर 12, दूसरे, छठे या 10वें घर में सूर्य स्वराशि या उच्च के हैं तो समझो सरकारी नौकरी पक्की। नंबर 13, आपकी कुंडली में सूर्य कितना ही मजबूत क्यों न हो, भले ही आपकी कुंडली में बुधादित्य योग, गजकेसरी व पंच महापुरुष योग भी क्यों न बन रहे हों, यदि कुंडली में तीसरे व 10वें घर के मालिक कमज़ोर या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं तो आपको सरकारी नौकरी तो दूर की बात, किसी प्राइवेट संस्था में चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। नंबर 14, यदि आपकी कुंडली में सूर्य व मंगल मजबूत होते हुए भी यदि बृहस्पति नीच के हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आपको सरकारी नौकरी मिलना लगभग असंभव है। यदि सरकारी नौकरी मिल भी गई तो कुछ ही समय बाद किसी न किसी कारण से नौकरी से हाथ धोना तय है। नंबर 15, यदि कुंडली में सूर्य व मंगल मजबूत स्थिति में नहीं है तो आप किसी मंत्री के ही बेटे क्यों न हो, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हरगिज नहीं मिलेगी। आप सिर पटक कर रह जाओगे तब भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थे 15 बिंदु जिनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। इसे हम एक उदाहरण कुंडली द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये रही एक उदाहरण कुंडली और इस उदाहरण कुंडली के मार्फत हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये कुंडली जिस भी व्यक्ति की है उस व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए छठे घर को देखा जाता है। यहाँ छठे घर में
मीन राशि है और मीन राशि के लॉर्ड हुए बृहस्पति। बृहस्पति तीसरे घर में धनु राशि में है, यानी अपने ही घर में है। इसका मतलब 6th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन स्ट्रांग है। इसका मतलब इस व्यक्ति को नौकरी मिलना तय है। लेकिन चूंकि आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की थी सरकारी नौकरी के योग की, सरकारी यानी सरकार, और सरकार का मतलब सूर्य। इस कुंडली में हमें सूर्य की स्थिति देखनी है। यहाँ सूर्य 10वें घर में केंद्र में है। मैंने अपने 15 बिंदुओं में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर सूर्य केंद्र में मौजूद होंगे, पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में, तो उसे सरकारी नौकरी मिलना तय है। और अगर स्पेशली 10th हाउस में सूर्य की मौजूदगी है तो इसका मतलब उसे किसी बड़े पद की सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ सूर्य अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में 10th हाउस में है। इसका मतलब ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति को सरकारी महकमे में उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब हमने साथ में ये भी कहा था उन 15 बिंदुओं में कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी महकमे में ऊंचे पद पर जाने के लिए सूर्य के अलावा मंगल और बृहस्पति की पोजीशन भी देखनी होती है। साथ ही लग्नेश और भाग्येश की स्थिति को भी देखना पड़ता है। यहाँ अगर हम मंगल की बात करें तो बेशक मंगल 8वें घर में है, 8th हाउस में है, लेकिन इस मंगल पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि है। चंद्र और मंगल की शुभ दृष्टि या चंद्र मंगल की युति एक तरह से लक्ष्मी योग भी बनाती है, यानी इस व्यक्ति के पास में लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में होगी। साथ ही साथ मंगल की स्थिति चंद्रमा की दृष्टि संबंध की वजह से शुभ हो गई। बात करते हैं गुरु की। गुरु पराक्रम स्थान में तीसरे घर में अपने ही राशि में है। इसका मतलब बृहस्पति की स्थिति भी मजबूत है, अच्छी पोजीशन में है और शुभ स्थिति में है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं लग्न की। लग्न तुला लग्न की कुंडली है, यानी मालिक शुक्र है और शुक्र यहाँ 10th हाउस में विराजमान है, केंद्र में है। इसका मतलब लग्नेश भी अच्छी पोजीशन में है। अगर भाग्य की बात करें तो 9वें घर में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के मालिक बुध होते हैं और बुध स्वयं अपनी ही राशि में विराजमान है, यानी भाग्येश अपने ही घर में स्थित है, यानी भाग्य मजबूत हो गए, लग्नेश मजबूत हो गया, बृहस्पति की स्थिति उत्तम है, मंगल की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है। इसका मतलब ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली है वो व्यक्ति सरकार में किसी बड़े ओहदे पर होगा, किसी बड़े पद पर होगा। अब ये मालूम कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जिस भी बड़े ओहदे पर होगा वो महकमा क्या होगा, यानी सरकार के किस महकमे में इस व्यक्ति को बड़ा पद मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं नौकरी की। नौकरी के लिए यहाँ देखिएगा इनके लॉर्ड हुए बृहस्पति। यहाँ बृहस्पति के साथ में शनि विराजमान है। बृहस्पति का मतलब हो गया गुरु, गुरु का मतलब हो गया शिक्षा, यानी ये व्यक्ति किसी न किसी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित होंगे। साथ में शनि की मौजूदगी होने का मतलब हो गया, शनि का मतलब हुआ टेक्निकल, तकनीकी, यानी यहाँ शिक्षा आ गई, यहाँ तकनीकी आ गई, तकनीकी शिक्षा। अब देखिएगा कि बृहस्पति की दृष्टि सीधी पड़ रही है भाग्य स्थान पर, यानी जहाँ बुध विराजमान है। बुध का मतलब हो गया बुद्धि या वाणी या कौशलता, यानी ये व्यक्ति जिस भी महकमे में होगा वो महकमा किसी न किसी रूप में बुद्धि से संबंधित, स्किल से संबंधित, वाणी से संबंधित, तकनीकी संबंधित और शिक्षा संबंधित होगा। इसका मतलब अगर सार रूप से हम इसको निकालें तो इसे हम एक शब्द में ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा में या कौशल एजुकेशन, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इससे संबंधित किसी महकमे में ऊंचे पद पर होंगे। और सूर्य की स्थिति मजबूत होने पर 10th हाउस में होने का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं RS, चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर जैसे रैंक पे होगा। क्योंकि RS टेक्निकल एजुकेशन या इनमें पोस्ट नहीं होती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस विभाग का जो मुखिया होता है, मुखिया जनरली डायरेक्टर हो सकता है या किसी तकनीकी विभाग में चीफ इंजीनियर हो सकता है, यानी वो किसी न किसी ऐसे ही टेक्निकल एजुकेशन या तकनीकी विभाग का मुखिया होगा। चीफ इंजीनियर लेवल हो सकता है वो पद, या फिर डायरेक्टर रैंक का पद हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, और अगर सरकारी नौकरी के योग हैं तो वो किस स्तर के हैं। क्या लो कैडर की सरकारी नौकरी होगी या मिडिल लेवल की होगी
या फिर अपर क्लास की होगी, यानी क्लास 1 की होगी। तो यहाँ हमने इस कुंडली में देखा कि ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली है, इस व्यक्ति की कुंडली में अपर क्लास के सरकारी नौकरी के योग है। और साथ ही साथ हमने ग्रहों की विशेषताओं के आधार पर ये पता लगाया कि उस व्यक्ति का जो महकमा होगा वो कौन सा होगा, यानी किस महकमे में वो बड़े ओहदे पर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख करके बड़े ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कम है, सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है, भाग्येश या लग्नेश की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, बृहस्पति की स्थिति भी कमज़ोर है, तो उन्हें मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उन उपाय के मार्फत अगर वो उन उपायों को अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त होगी और सूर्य की प्रसन्नता की बदौलत उन्हें सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहेगी। सबसे पहला उपाय है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य पिता का कारक है। जो भी व्यक्ति अपने पिता का आदर करता है, पिता को मान सम्मान देता है, पिता की सेवा करता है, उसे सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहती है। अगर कुंडली में प्रतिकूल स्थितियाँ बनी हुई है तो उस जातक को चाहिए कि वो अपने पिता को पूरी तरह से मान सम्मान दे, उनकी सेवा करें, उनका आदर सत्कार करें और कभी भी उनका अनादर ना करें और कोई भी ऐसी बात ना करें या कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसकी वजह से उसके पिता को कष्ट हो। तो एक उपाय ये हुआ। दूसरे उपाय के तहत में ऐसे जातक को प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और तीसरा उपाय, सूर्य सहस्त्र नाम अथवा आदित्य हृदय स्तोत्रम का नियमित पाठ करें। चौथा उपाय, अगर कोई भी जातक सवेरे उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उससे सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और वो सूर्य की प्रसन्नता उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध होती है। और आखिरी उपाय, अगर कोई भी जातक जिसकी कुंडली में सरकारी योग कमज़ोर स्थिति में है तो उसे नियमित रूप से गौ सेवा, श्वान सेवा और जीव जंतुओं और प्राणियों की सेवा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य नारायण भगवान की उस जातक को प्रसन्नता प्राप्त होती है और सूर्य की प्रसन्नता की बदौलत ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहती है। दोस्तों, आप लोगों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।